Hola, hello guys. This is Akhil Sarkar. Welcome you all on Patil Level Rampur YouTube channel. First of all, wish you a very happy new year. Welcome of 2023. आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस नव वर्ष की पावन वेला पर एक धमाकेदार क्लास जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको केवीएस के लिए, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट, सीटेट के कई सारे क्वेश्चंस का एक छोटा सा संग्रह मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसका आप निश्चित तौर पर आपको इससे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आने वाले पेपर में या तो आए हुए हैं कई बार या तो आने वाले हैं। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि सफर की हद है वहां तक, सफर की हद है वहां तक, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। क्या बहुत ही सुंदर लाइनें दोस्तों, मुझे बहुत बहुत करती हैं, मोटिवेशन देती हैं। ऐसी छोटी छोटी लाइनें, शायरियां ये हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को सुनाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं और पढ़ाई का एक जो माहौल क्रिएट करते हैं, जिससे जो हमारा सब्जेक्ट है, देखिए मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूँ और लैंग्वेज में एक बोरियत बहुत देर तक पढ़ने के बाद आ जाती है। उस बोरियत को खत्म करने के लिए छोटी मोटी शायरियां और मोटिवेशन मिलते रहने चाहिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। करना पड़ेगा। ओह ओह चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदी के भाषा हिंदी के बारे में मैं कुछ आपको आज कुछ डाटा देता हूं जो आने वाले विगत वर्षों के पेपर में बहुत यूजफुल रहे हैं और आने वाले समय में भी आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो मैं अभिनंदन करता हूं आप सभी का पटिला बलरामपुर परिवार में। देखिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी बिछड़ गई अपनों से अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, बिछड़ जाएंगे अपनों से हम अगर अंग्रेजी टिक जाएगी और मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी भाषा मिट जाएगी। दोस्तों हिंदी को मिटने नहीं देना है, हमारी संस्कृत का वाहक है हिंदी भाषा। इसको अपने आने वाले पूर्वजों से हमने सीखा है और उसको अपने आगे आने वाले वंशजों तक पहुंचाना है। दोस्तों ये हमारी एक संस्कृत का वाहक है। तो हिंदी एक मातृभाषा ही नहीं, भावना है दोस्तों हमारी। हम फील करते हैं हिंदी में। हम इंग्लिश से इतने टचेबल नहीं है जितना हम हिंदी से हैं दोस्तों। तो हिंदी को इसीलिए संस्कृत के रूप में हमको आगे बढ़ाना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है, पढ़ाने वाले बताते हैं कि हिंदी जो है वो सबसे पहले लिखी कैसे जाती है। लिखी कैसे जाती है, देखिए बोर्ड पे देखिएगा दोस्तों आप लोग ध्यान से। हिंदी क्या ये हिंदी सही लिखी है या ये हिंदी सही लिखी हुई है? कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आपके एक कमेंट से संस्थान को और मुझे बहुत उत्प्रेरणा मिलती है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही बहुत चुनिंदा और हेल्पफुल वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं दोस्तों। तो हिंदी कौन सी सही है? ये हिंदी सही है, ये हिंदी सही है या ये हिंदी सही है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हिंदी कौन सी हिंदी सही है। सबसे पहले क्वेश्चन तो हिंदी के लिए ही बनता है कि हिंदी की सही वर्तनी क्या है। मैं बता दूं दोस्तों, ये तीसरी वाली हिंदी लिखी है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों सही है, कैसे सही है, ये हम अभी कुछ देर में जानेंगे। लेकिन आप ये जानिए, जिसके माथे पर बिंदी नहीं वह हिंदी नहीं। तो जब तक वो बिंदी नहीं रहेगी अनुस्वार की बिंदी नहीं रहेगी, तब तक वो हिंदी नहीं कहलाएगी। चलिए इसी के साथ में बढ़ाते हैं अपने इस कारवा को थोड़ा सा और आगे।
बताते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? हिंदी एक बोली है, एक जबान है, एक वाणी है, और उससे पहले हम आपको बताते हैं एक भाषा कि भाषा क्या होती है। भाई भाषा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो हमको ये तो जानना चाहिए कि भाषा है क्या। व्हाट इज लैंग्वेज? देखिए भाषा, बोर्ड पे देखते रहिए दोस्तों। सबसे पढ़ाने का उसका माध्यम, देखिए ऑफलाइन भी क्लासेस हमारी चलती हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं। ये हम अपना एक डिजिटल इनोवेशन कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जिससे वो घर बैठे भी कुछ ऐसी परिस्थितियां पड़ जाएं जैसे लॉकडाउन वगैरह में, तो वो पढ़ सकें। और इस समय का बदलता युग के साथ आदमी को बदलते रहना चाहिए। देखिए भाषा क्या है, तो भाषा देखिए भा और शा दो शब्दों, दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। क्या मिलकर बना है? दो वर्णों से मिलकर बना है, भा और शा। देखिए जब आप भा बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कठोरता दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? कठोरता दिखाई देगी। होगा नहीं होगा ऐसा? दिखाई देगी बिल्कुल। और जब हम शा बोलेंगे तो हमको इसमें क्या दिखाई देगी? कोमलता दिखाई देगी। ठीक, और यही कठोरता और कोमलता का जो संयोजन है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब देखिए आप एक माँ की और एक बच्चे की कल्पना कीजिए, दोनों बात कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा, भी उसका इतना बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। माँ उस बच्चे को जब देखती है अंगने में नीचे लौटते हुए, तो जो माँ होती है उसको डांटती है, बहुत तेजी से डांटती है। देखिए कठोरता दिखाती है। और बाद में वही बच्चा जब माँ की उस आवाज से थोड़ा सा डर जाता है, रोने लगता है, तो माँ उसको गोद में लेके पुचकारती भी है, वो कोमलता है। तो ये जो भाषा का कॉन्सेप्ट आया है, मेरे हिसाब से तो माँ से आया है, क्योंकि माँ ही एक व्यक्ति की पहली शिक्षिका होती है। तो क्या हो गया दोस्तों? कठोरता और कोमलता, कठोरता और कोमलता का ही जो संयोजन होता है बच्चों, वो क्या होता है? हमारा भाषा कहलाता है। ये देखिए कठोरता और कोमलता का ही जो संयोजन है वो भाषा कहलाता है हमारा। ठीक है, भाषा के बाद में देखेंगे हिंदी भाषा है, बोली है, जबान है, वाणी है। भाषा जान लिया हमने। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा क्या होता है? इंसान, व्यक्ति अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। अब देखेंगे आप कि एक पशु में, एक 4 पैर वाले, 2 पैर वाले पशु में, देखिए पशु में और इंसान में अंतर ही सिर्फ इतना है कि पशु अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता। वैसे तो अंतर लॉजिकली देखा जाए तो बहुत होंगे, लेकिन भाषा के लैंग्वेज में देखा जाए कि पशुओं के पास वो उच्चारित शब्द ही नहीं है, वो आवाज नहीं है, वो जो खामी होती है किसी व्यक्ति की, वो नहीं। इंसान के पास वही चीज है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। सोचिए आप लोग इस चीज की कल्पना कीजिए, एक प्रेमी और प्रेमिका अगर आवाज नहीं होती तो किन रूपों से अपने उन मार्मिक संदेशों को एक दूसरे के पास प्रेषित करते? कैसे? आवाज ही तो है, आवाज ही व्यवहार है। ठीक है, तो पशु और इंसान में जो डिफरेंस करने वाला वो भाषा है। और मैं आपको बताऊं, जो भाषा, ये देखिए अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही क्या है? भाषा है। यहां भाषा का काम आता है। देखिए भाषा भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है ध्वनि, ठीक, एक होती है आपकी मौखिक। अरे भाई जो बोलकर आप अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, लव लेटर देकर लिखित रूप में अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, समझ रहे होंगे आप लोग सभी लोग। और तीसरा है सांकेतिक भाषा में। अब इसको बताने की आपको जरूरत नहीं है कि आप सब इतने सक्षम दिमाग के हैं कि इन सब चीजों को समझ सकते हैं। देखिए भाषा मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक है। सांकेतिक पे इतना ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं जितने मौखिक और लिखित से बनते हैं। अब जब हम बोल रहे होंगे तो ध्वनि का यूज कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? ध्वनि का यूज कर रहे होंगे। और जब हम लिख रहे होंगे तो इन्हीं ध्वनियों का जो लिखितात्मक क्या है, चिन्ह है, जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं ध्वनि के लिए, वही क्या है दोस्तों? हमारे
वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है। अभी कुछ देर में आपको समझाएंगे कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो मौखिक लिखित, मौखिक का संबंध ध्वनि से है और लिखित का संबंध वर्ण से है दोस्तों। ठीक है, बात आती है, लिखा गया है कि एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। जो भाषा होती है बच्चों, वो कई लिपियों में लिखी जा सकती है। मौखिक है और उसको लिखने के लिए एक लिपि की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी की लिपि हमारी दोस्तों क्या है? यह है देवनागरी। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को पता है। आती है अंग्रेजी की लिपि क्या है? बच्चों को पढ़ाता हूं मैं, रोमन। और कहीं कहीं पे ये आपको लैटिन या ओल्ड लैटिन भी देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद में पूछा जाता है कि बताइए संस्कृत की लिपि क्या है। बताइए संस्कृत की लिपि क्या है। तो संस्कृत की लिपि बच्चों हमारे क्या है? ये है आपकी ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं ब्राह्मी लिपि से। आपके देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि से क्या क्वेश्चन बनते हैं। ब्राह्मी लिपि जो है, देखिए ब्राह्मी लिपि जो है वो सबसे प्राचीनतम क्या है? लिपि है। क्या है? सबसे प्राचीनतम लिपि है दोस्तों। और इसी को क्या कहा गया है? लिपियों का जन्मदाता भी कहा गया है। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया है? लिपियों का जन्मदाता। सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। देखिए, अच्छा मैं लिपि के बारे में कुछ सेकंडों बताऊंगा आपको कि देखिए, जब आदमी का उतना विकास नहीं हुआ था, जब हम बोलना भी नहीं जानते थे, है ना। आप ये सोचिए कि हमारे पूर्वज जो पशु हुआ करते थे, अब उसी का तो अब नवविकसित रूप हम हैं। ठीक है, तो उस नवविकसित कि जो बीच का गैप है उसको जब आप देखेंगे, वो वर्षों सदियों का गैप जो है उसको जब देखेंगे तो कैसे आवाज आई, फिर धीरे धीरे कुछ बोलना चालू किया होगा, बोलने के बाद कुछ लिखने की जरूरत पड़ी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जैसे मैथ में बताया जाता है गणना की आवश्यकता क्या, जब आदमी खाना बदोश हुआ करता था, तो हमारे पूर्वज खाना बदोश हुआ करते थे। और उसमें से क्या होता था कि जब उनको अपने पशुओं को रखने की परिकल्पना चालू हो गई थी, और पशुओं पर क्या थे कि हमारे पशु कितने हैं, उनको मतलब कितने हैं गिनने के लिए ही गणना कुछ अंकों का यूज किया गया था। तो वैसे ही सोचिए दोस्तों कि लिपियों का भी यूज ऐसे किया गया होगा, जब उनको आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, लिपियों का भी यूज ऐसे ही किया गया। तो ये फिल्ट्रेशन, अभी हिंदी का फिल्ट्रेशन मैं आपको बताऊंगा कैसे वहां से आपकी ब्राह्मी लिपि से निकली है वैदिक युग से, और यहाँ आपके अवधि जो हिंदी का युग चल रहा है वहां तक आपको लेके चलेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्राह्मी लिपि तो प्राचीनतम लिपि है, लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। और पूछा गया क्वेश्चन कि ब्राह्मी लिपि को कैसे लिखा जाता है। तो ये कैसे लिखा जाता है बच्चों? ये लिखा जाता है बाएं से दाएं। कैसे? बाएं से दाएं। और इसी के विपरीत में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं आपकी लिखी जाएगी उर्दू की भाषा जो लिपि है, और नास्तालिक लिपि हो गई। और एक सबसे पुरानी लिपि है खरोष्ठी लिपि। क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखिएगा, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, ठीक है। ये लिपि भी क्या है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। और बाएं से दाएं क्या है? ये ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। फिर आधुनिक देवनागरी का कहा गया है, क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी में कि आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप क्या है? बताइए, आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वो भी हमारा ब्राह्मी लिपि है। साइड चेंज करते हैं हम, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है, देखेंगे लूसेट वगैरह में, कि अशोक के शिलालेखों पर जो डाटा मिला है वो किस लिपि में लिखा हुआ है? वो भी बच्चों किस में लिखा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है हमारे। ठीक, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो और हाँ, ये अशोक काल में इसको क्या हुआ था? अशोक के काल में इसी लिपि को राष्ट्रीय लिपि में घोषित किया गया था। अशोक के काल में इसी लिपि को क्या कहा गया था? राष्ट्रीय लिपि बोला गया था। क्या बोला गया था? राष्ट्रीय लिपि बोला गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए
पंजाबी की लिपि कई बार पूछा हुआ है, लिपियों की चर्चा हो रही थी हमारी। पंजाबी की लिपि क्या है? तो हमारी क्या है? गुरुमुखी है। कॉमन सा क्वेश्चन अब तो हो गया है, सही आया है, तब से इस क्वेश्चन ने धूम मचा दिया है। गुरुमुखी लिपि क्या होती है? पंजाबी की लिपि होती है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। फिर हम बताते हैं आपको कि बताइए, संस्कृत हो गया, उर्दू की लिपि क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं पे आपको ये क्या दिखेगा? इसमें भेद है, फारसी। भेद कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने समझने का तरीका है कि आप कैसे समझ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। देखिए, सफलता आपको तभी मिलेगी, एक पैरामीटर है सफलता का। हम क्या करते हैं? हम किताबें कई सारी पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। हम उस किताब को कई बार नहीं पढ़ते हैं। मैं कहता हूं किताब लेने की भी जरूरत नहीं है। शिक्षक पे भरोसा बनाइए, संस्थान पे भरोसा बनाइए, इसको आप फॉलो कर रहे हैं उस पे भरोसा बनाइए। आपको देखिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान की इतनी होती है, ठीक है, कि अपने गुरु का एक कर्तव्य ही यही है कि अपने शिष्य को वो चीजें देना जिससे वो जीवन में सफल हो सके। ठीक है, अनुभव है, ये जो पूरे संसार का एक बोध मात्र ज्ञान प्राप्त हुआ है गुरु को, उससे वो अभिसिंचित करना, यही एक गुरु का कर्तव्य है। ठीक है, अंतर ये हो जाता है सफलता और असफलता में, एक तो आपकी जिज्ञासा का, लगन का, डिसिप्लिन, ये सब इतर चीजें हैं, लेकिन पढ़ाई के तरीके का भी आपका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, मेहनत कैसे कर रहे हैं। आपके अपने दिमाग को परमानेंट ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा कि हम कैसा सोचते हैं, हम अपने, अरे भाई खुद से ही तो काम लेना, कैसे खुद से ज्यादा काम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है आपको। सफलता और असफलता के बीच में बाधक ही जो है वो आपका विवेक है। ठीक है, मन और विवेक दो ऐसी चीजें हमको प्राप्त हैं, इनसे हम दुनिया में कुछ भी विजित कर सकते हैं, कुछ किसी भी चीज पे हम क्या कर सकते हैं? विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, ठंडी का माहौल है, कोई बात नहीं है, रजाई में घुस के पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे कोटिला बलरामपुर का भी ये स्लोगन है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी कम से कम पहुंचानी है, लोगों का सपना पूरा करना है। देखिए, सरकारी, देखिए नौकरी में, नौकरियां भी कई प्रकार की, तो नौकरी में सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में भी सरकारी अधिकारी बनना, ये आपस में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप जहां से भी हैं, जैसे भी हैं, पढ़ते रहिए, सफलता पे जहां पे भी आपको हमारी जरूरत हो, हमारे संस्थान की जरूरत हो, मुलाकात करिए, मैसेज करिए, आपकी समस्याओं का निवारण हर रूप में कराया जाएगा। ठीक है, बाकी उर्दू की देखिए लिपि पे आते हैं। उर्दू की जो हमारी लिपि है बच्चों, क्या है? फारसी लिपि है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कभी कभी क्या बोल देते हैं? नास्तालिक लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नास्तालिक लिपि। देखिए, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। उर्दू की लिपि क्या है? उर्दू की लिपि ठीक है, कभी आपको नस्तालिक भी मिल जाता है, नास्तालिक या नस्तालिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये उर्दू की लिपि है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उर्दू की लिपि के बाद में मैं आपको बताऊं अगर, तो फ्रेंच की कभी पूछ ली गई है। वैसे ये आपको इंग्लिश के टीजीटी पीजीटी मिलेगा। फ्रेंच की क्या होती है? फ्रेंच की लिपि क्या होती है? रोमन लिपि होती है। ठीक है, तो ये भी आपको अपने दिमाग में सेट करके चलना है। ठीक है, तो ये हो गया लिपियों का ज्ञान। मैंने आपको भाषा बना दिया। क्या भाषा के बारे में फिर से मतलब ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है? आपकी भाषा है। भाषा ना होती तो एक इंसान जो अपने आप को इंसान कहता है वो इंसान ना होता, जानवर ही होता। ठीक है, भाषा हो गई। भाषा के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। चलिए कलर चेंज करते हैं जरा थोड़ा। भाषा के बारे में देखिएगा, इधर देखिए, भाषा के बारे में देखिए, ये भाष धातु से बना हुआ है। किससे? संस्कृत के भाष धातु से। यहाँ के संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। समझ रहे हैं? संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, और इसका जो अर्थ होता है बच्चों, वो क्या होता है? बोलना, बोलना या कहना। क्या होता है? बोलना या कहना। ठीक, भाष धातु हो गया, संस्कृत से लिया गया है। मैं लिख देता हूं, सिंपल बना दे रहा हूं, बोलना या कहना। ठीक है, और फिर भाषा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा वह है जो बोली जाए या कही जाए। बोली जाए या कही जाए, भावनाओं को व्यक्त करने से पहले भी आपको बता दिया है। क्वेश्चन कभी कभी ये उठता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। लगभग ये सब चीजें कंफर्म होनी चाहिए आपको। तो हिंदी जो है वो उसको अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है, वो हमारी राजभाषा है। और ये राजभाषा का दर्जा इसको देने वाला कौन है? ये हमारा संविधान है। क्या है? संविधान है हमारा। ठीक,
चलिए ये भी हो गया आपका। हिंदी जो है विश्व की तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी, हिंदी होगी दोस्तों। ठीक है, पहले पे क्या है, जब तीसरे पे हिंदी है तो पहले पे क्या है, दूसरे पे है, ये भी याद करते रहिए। देखिए जीके पढ़ने का यही तरीका है, आप एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन अपने दिमाग में उकेर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड जीएस। ठीक है, सागर, वो गागर में सागर भरने वाली बात सुना होगा आपने बिहारी जी का, तो अनंत ज्ञान है जीएस में, उसको कैसे समेटना है, पेपर तक कैसे लेके जाना है, कैसे रिवीजन करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ बड़ा ऋतु है फल होए। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखिए, पेशेंस बनाना बहुत जरूरी है जीवन में। धीरे धीरे से कि एक दिन में आप हर चीज यूपीएससी नहीं क्रैक कर सकते, एक दिन में आप टेट सीटेट केवीएस सुपर टेट नहीं क्रैक कर सकते, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन आप ये सब चीजें क्रैक कर लेंगे। और उस इन दोनों बातों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, संघर्ष है, वही पेशेंस है। ठीक है, हिंदी हो गया, पहले भी आपकी क्या होगी, पहले की जो भाषा होगी वो आपकी अब क्या हो गई है, आप इसको अपडेट करिए, वो अंग्रेजी हो गई है। क्या हो गई है, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी क्या हो गई है, मंडारिन। पहले पे थी दोस्तों, ये जो मंडारिन है वो चीनी भाषा है। कौन सी भाषा है, ये चीनी भाषा है आपकी। ठीक है, चीनी भाषा है। ठीक है, अब गणना के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की गणना के अनुसार विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से क्या है, हिंदी है दोस्तों। क्या है, हिंदी। और मैं आपको बता दूं, इससे और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी भारत के अलावा और कहां बोली जाती है, भारत में तो हम रहते हैं, हिंदी तो हमारी राजभाषा है तो हिंदी हम बोलेंगे, इसके अलावा ये नेपाली में भी बोली जाती है दोस्तों। और कहां बोली जाती है, पाकिस्तान में भी। देखिए रुपया रुपया बराबर है, तो हिंदी हिंदी भी मिलती जुलती है। भले वो लोग उर्दू बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, बात अलग है, लेकिन वहां पे भी हिंदी का प्रचलन है। और उसके अलावा जो है साउथ अफ्रीका में, कहां पे बोली जाती है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में भी हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं, जैसे आपका मॉरिशस हो गया, सूरीनाम हो गया। मैप में इन सब चीजों को खोजिएगा, इनकी कैपिटल, इनका जो करेंसी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी कुछ देशों के संसद के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, जापान की संसद को क्या कहते हैं, रशिया की संसद को क्या कहते हैं, इनके बारे में भी जानकारी आपको रखना है। और करेंसी के साथ साथ आपको इनको प्रेसिडेंट के बारे में भी जानकारी ध्यान में लेके चलना है। देखिए सब क्वेश्चन जीएस के पेट क्वेश्चन अब तो पुराने हो चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल उस स्तर पे हैं, जिन्होंने अपनी बिल्कुल तैयारी को शुरू किया है। तो मेरा कर्तव्य बनता है एज अ टीचर ऑफलाइन ऑनलाइन में कि ऐसे बच्चों को एक मार्गदर्शन करना। देखिए शिक्षक का कर्तव्य है मार्गदर्शन करना, उसी में नित्य प्रतिदिन हम लगे रहते हैं, उन बच्चों का मार्गदर्शन होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। मॉरिशस, सूरीनाम, और एक होता है फिजी। क्या होता है दोस्तों, फिजी। एक मिनट, फिजी। ठीक है, तो इसको आपको नोट करके चलना है, क्वेश्चन कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। और मैं बता दूं आपको, देखिए हिंदी का फिल्ट्रेशन, हिंदी से इंग्लिश, ऐसे क्वेश्चन एक और बता दिए, सिक्कों की लिपि किसको कहते हैं, याद आ गया है, सिक्कों की लिपि किसको कहते हैं। ठीक, सही समय पे याद आया। तो वो आपकी जो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, सिक्कों की लिपि बोला जाता है। भाई सिख ही तो पंजाब में अधिकतर सिख हैं। ठीक है, सिक्कों की लिपि है गुरुमुखी, और गुरुमुखी जो है इसी को सिक्कों की लिपि बोला जाता है। ठीक है, तो पंजाबी गुरुमुखी। बताइए भूलेंगे नहीं भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे ना, कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए। ठीक है, चित्रात्मक लिपि किसको बोला गया है, किस काल की लिपि चित्रात्मक हुआ करती थी, चित्रात्मक किस काल की लिपि चित्रात्मक हुआ करती थी, बताइए। चित्रात्मक लिपि कहां, सिंधु की लिपि, ये सिंधु काल की जो लिपि थी, सिंधु काल की। देखिए बहुत सारी हड़प्पा सभ्यता वगैरह हो गई, बहुत सारी चीजों का भी हम लोग को ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सिंधु काल की जो लिपि थी, देखिए सिंधु काल की लिपि थी, कितने पुराने काल की बात हो रही है। ठीक है, कितने पुराने काल, लिपि वाहक होते हैं, लिपि हो गई, ध्वनि क्या है, अस्थायी है, लेकिन
जो आपकी लिखित रूप में जो भाषा है, जो वर्ण है, वो स्थायी है, वो आगे चलेंगे। आपके पूर्वज वो जान पाएंगे कि क्या है लिपि, क्या उस जमाने में हमारे पूर्वजों ने क्या भुगतान किया है, तो हम आज यहाँ खड़े हैं। तो ठीक है, साहित्य हो गया। अभी मैं एसएससी जीडी की क्लास लेके आया हूं, उसमें एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल कोटेशन उतार दिया था किताब की, कि साहित्य और जीवन में संबंध है। किस तरह का संबंध है? घोर है, घनघोर है, या अभिन्न है, या पृथक संबंध है? तो वहां पे अभिन्न संबंध है। तो वैसे लिपि का और मानवीय विकास का, लिपि का और इतिहास का भी क्या है? गहरा संबंध है। अगर लिपि नहीं होगी, आपने कोई चीज बोल दिया तो आप नकार सकते हैं, लेकिन आपने लिख दिया तो आप नकार नहीं सकते हैं। तो ये लिपि है। कॉन्सेप्ट छोटा सा है, 2 अक्षरों का ही है। प्रेम देखिए, ऐसे ही देखिए, प्रेम की तरह लिपि को समझिए। प्रेम 2 अक्षरों का शब्द है, लेकिन अथाह है, अपने आप में समुद्र है। वैसे ही लिपि क्या है दोस्तों? है तो 2 शब्दों का, लेकिन इसका अगर रीड बिटवीन द पैसेज करें, इसके पीछे की बात करें, तो ये एक समुद्र है अपने आप में। ठीक है, जितनी चर्चा की जाए कम है। हमारी बातें नहीं ग्रामेरियन करते हैं, वैयाकरण जो है वो लोग करते हैं। ठीक है, तो चित्रात्मक लिपि कहां की थी? सिंधु की लिपि जो थी वो चित्रात्मक लिपि होती। होठ खामोश थे, सिसकियां कह गई। बताता हूं आपको, होठ खामोश थे, सिसकियां कह गई, और द्वार बंद थे, खिड़कियां कह गई। क्या कह गई? खिड़कियां कह गई। कुछ हमने कहा, कुछ हिचकियां कह गई। कुछ हमने कहा, कुछ हिंदी कह गई, और जो ना कह पाए वो हमारी हिचकियां कह गई दोस्तों। तो जैसे बीच बीच में टॉनिक के रूप में कुछ लेते रहेंगे ऐसे, और धीरे धीरे अपने काल को आगे बढ़ा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, मैं क्वेश्चन आप चलता हूं, बताता हूं। नोटेशन इंग्लिश के एक टर्म में सीटेट के पेपर में पूछा गया है। सीटेट ये भी भाषा से ही समझते। नोटेशन किसको कहते हैं? तो भाषा का जो उतार चढ़ाव होता है, भाषा का उतार चढ़ाव, ये क्या कहलाता है? नोटेशन। ये देखिए, भाषा का उतार चढ़ाव, कोमलता और मधुरता, ठीक है, अंतर संबंधित है। इसको भी आप दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए उर्दू के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है उर्दू के बारे में, बताते हैं हम क्या है। देखिए, उर्दू कोई अलग की भाषा नहीं है, ये हमारी ही शैली। जब हम हिंदी भाषा की शैलियां पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कितनी शैलियों में, तो उसमें उर्दू भी एक शैली है। ठीक है, तो जो उर्दू निकली है वो कहां से निकली है? वो हिंदी से निकली है। और ये हिंदी और उर्दू जब आपस में मिलती हैं, कौन मिलता है? हिंदी और उर्दू जब बनती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो उर्दू जो है वो क्या है? हमारी हिंदी की ही क्या है? शैली है। ठीक है, इसको भी आपको रखना है। हिंदुस्तानी भाषा कैसे बनी, उर्दू कहां से निकली है, और उर्दू क्या है, कहां से निकली है? तो हिंदी की ही शैली है। चलिए, ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कुछ, पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक वगैरह सब आके चल के बताएंगे। हिंदी बनी कैसे, कुछ चर्चा इस पे करते हैं। अभी भाषा पे चर्चा कर लेते हैं, जो हमारा मेन थीम है हिंदी, इस पे चर्चा करें। कि हिंदी मैंने वाला लिख दिया है, लेकिन सही क्या होगा? हिंदी। अच्छा, जो हम पढ़ते हैं, कोई बता सकता है कि जो हम हिंदी पढ़ते हैं वो कौन सी हिंदी पढ़ते हैं? आपको हर जगह लिखा देता होगा हिंदी, सामान्य हिंदी, लेकिन जो हमको पढ़ना है, क्योंकि देखिए हिंदी पूछने का मतलब यही है कि आपको पढ़ने, लिखने, उसको व्यक्त करने और समझने का ज्ञान कितना है। तो हमको क्या पढ़ना है? मानक हिंदी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? मानक हिंदी पढ़नी है। और मानक हिंदी मतलब क्या होता है? जो कार्यालयों में, अरे भाई सरकारी नौकरी लेंगे, सरकारी कार्यालयों में तो जाएंगे, तो कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो क्या होता है? कार्यालयों में भाषा का प्रयोग अगर हिंदी में हो रहा है तो क्या हो जाएगा? मानक हिंदी। ऐसे इंग्लिश में भी देखिए, मॉडर्न इंग्लिश को ज्यादा प्रेरित किया जाता है। उसमें भी जब कभी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे विल और शैल, फ्यूचर टेंस। मॉडर्न इंग्लिश को कहती है कि फ्यूचर टेंस है ही नहीं कुछ। अरे भाई, जिसके बारे में हमको पता नहीं,
इसके बारे में हमको पता नहीं, जो भविष्य में है, संभावनाएं हैं, मैं कल स्कूल जाऊंगी, अरे जाऊंगी कह दिया, हो सकता है तबीयत खराब हो जाए तो जा ही ना पाए, तो जिसके पूर्ण होने की कोई संभावना ही नहीं है उसको टेंस कैसे माना जा सकता है। इंग्लिश के किसी लेक्चर में आपको बताएंगे कि टेंस क्यों नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश इसको टेंस क्यों नहीं मानता, और भाई जब टेंस है नहीं तो भाई इसकी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो विल शैल क्या है, लोग कहेंगे कि विल शैल क्या है, भाई विल शैल कहां से आ गए, तो ये सब देखिए, इसको क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ के जाऊंगा आपके सामने, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि विल शैल आए कहां से हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हिंदी के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जाओ एक मिनट दोस्तों, हिंदी, ठीक, हिंदी की चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी कहा गया है कि हिंदी जो है वो हिंदी की है ही नहीं, हिंदी तो हिंदी की नहीं है, ये जो शब्द हिंदी की बात कर रहा हूं ये शब्द ही हिंदी का नहीं है। कहां से आया है, फारसी से आया है। देखिए इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये फारसी से आया तो है, फारसी से आया तो है, फारसी भाषा से, लेकिन कहां से आया है, इसके सबूत कहां दिखे, हम लोग सबूत की बात करते हैं, कोर्ट का जज भी कहता है सबूत दिखाइए, कहां सबूत है, कोई चोर कैसे घोषित करे, अपराधी कैसे घोषित करे, सबूत दिखाइए। तो आप भी हमसे पूछ रहे होंगे कि सर इसका सबूत क्या है, मैं सबूत आपको मैं नहीं दूंगा, आप इस चीज को देखें कि एक थे आपके शरफुद्दीन यजदी, इनकी ये लेखक हैं, इनकी पुस्तक है, हिंदी शब्द की बात कर रहा हूं कि शब्द आया कहां से है। अभी भाषा के बारे में बात की, धीरे धीरे हम वर्ण ध्वनि जी को समझते समझते कहां पहुंच गए, अब हिंदी पे आ गए, कुछ हमने लिपियों पर चर्चा की बीच में। ठीक है, पुस्तक इनकी क्या थी, इनकी जो पुस्तक थी दोस्तों वो थी आपकी जफरनामा। क्या थी, जफरनामा। और जफरनामा लिखी कब गई, 1424 ईस्वी में लिखी गई। इसमें जो टर्म यूज हुआ है दोस्तों, वो जो टर्म है उस टर्म की चर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं ज़बान हिंदी। क्या बोलते हैं, ज़बान ए हिंदी। हिंदी यहां पे भी कैसे लिखी हुई है, इसी तरह की बिंदी वाली हिंदी लिखी हुई है। ठीक है, तो ज़बान हिंदी ये टर्म था, किस पुस्तक का था, जफरनामा का था, किसका था, जफरनामा का था, और लिखने वाला कौन थे, शरफुद्दीन यजदी। किस भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में। तो जो हिंदी शब्द है वो हिंदी का ही नहीं है, कहां से आया है, फारसी भाषा से आया है दोस्तों। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फिर आकृति के आधार पर पूछा गया है, अगर आकृति के आधार पर लिपि बनाएंगे, ये आ लिखा हुआ है दोस्तों, ये का लिखा हुआ है, ये गा लिखा हुआ है, ये शा लिखा हुआ है, ये छा लिखा हुआ है, तो आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर जो हिंदी है दोस्तों, क्या है, हिंदी ये विशिष्ट भाषा है। भाषा आकृति के आधार पर विशिष्ट भाषा भी कह सकते हैं, और विशिष्ट के अलावा इसको विशिष्ट भाषा भी बोल सकते हैं, विशिष्ट भाषा। ठीक है, इस क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखे चलना है कि आकृतियों के आधार पर हिंदी विशिष्ट या विशिष्ट भाषा है। ठीक है बच्चों, ओके। भाषा परिवार की बात कर लेते हैं, भाषा परिवार की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारा परिवार है, अपने परिवार से हम निकले हैं, हमारे माता पिता भी किसी के परिवार से आए होंगे, हमारे बच्चे भी हमारे परिवार से निकलेंगे। ठीक है, तो ये भाषा परिवार, भाषा भी किसी न किसी परिवार का अंग होती है। ठीक है, ऐसा तो कोई अजूबा तो है नहीं, जादू के जैसे कृष्ण का जादू कहीं से भी आ गया। ठीक है, वो भी आया था दूसरे ग्रह से, तो वैसे ही देखिए कोई भी चीज होती है वो ऐसे ही अलौकिक रूप से नहीं आ जाती है, अच्छी लौकिक है तो उसकी उत्पत्ति का स्रोत होता है। तो हमको हिंदी भाषा की जब उत्पत्ति का स्रोत जानना होता है तो हम ये देखते हैं कि ये किस भाषा परिवार से बिलोंग करता है। तो भाषा परिवार की बात करते हैं तो हिंदी की जो भाषा परिवार है, ठीक, भाषा परिवार की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, यहीं पे आप देखिए मैं लिख दे रहा हूं, तो ये आप सही है, हिंदी और इंग्लिश। देखिए बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो हमारी है वो इंडो यूरोपियन है। हिंदी लिख रहा हूं, इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन भाषा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम बोलते हैं इंडो यूरोपियन। इसको ऐसे ये भाषा परिवार है।
उस भाषा परिवार का चार्ट बहुत बड़ा बनता है, इतना ज्यादा हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। किसी दिन पीजीटी क्लास में हमारी आपकी गुफ्तगू होगी तो हम आपके सामने ऐसे चीजों को रखेंगे। तो इंडो यूरोपियन आपके लिए आपकी जानना जरूरी है वनडे एग्जाम के लिए। क्या होता है? इंडो यूरोपियन, ठीक है। और भारत, देखिए भारत में जो भाषा थी, सॉरी भाषा भारत में भाषा परिवार, ठीक, इनकी बात करेंगे। भारत में भाषा परिवार की बात करेंगे। कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। क्वेश्चन बहुत पूछता है हिंदी। देखिए ग्रामर अलग है, लेकिन उससे पहले ग्रामर का टर्म बाय टर्म करने से पहले मैं आपको अगर ये बता दूं कि हिंदी की जानकारी छोटी छोटी ज्ञान जब आदमी जानकारी लेता रहता है तो वहीं से आदमी का इंटरेस्ट बनता है पढ़ने में। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी टर्मिनोलॉजी को पढ़िए, उसके धीरे छोटी छोटी चीजों को पढ़िए, आपका एक इंटरेस्ट बनेगा। अब अच्छा आपको शुरुआत में ही लग जाएगा कि अच्छा हम ये सीख नहीं पा रहे हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे उस चीज को, ठीक है। तो शिक्षक का काम है कि इंटरेस्ट पैदा करना, ठीक है। इंटरेस्ट अगर बच्चे के अंदर आ गया तो बहुत सारी चीजें वो खुद सीख सकता है। देखिए वैगोस्की साहब कहते हैं बच्चे को समाज इसके फोल्डिंग की संकल्पना आती है, इसके फोल्डिंग संकल्पना, लेकिन इसके फोल्डिंग सहायता करने की संकल्पना तभी तक आती है बच्चे को इतनी सहायता दी जाए बच्चा काम खुद से करे लेकिन गिरे नहीं, ठीक है। तो हमको तब तक सहारा देना है, सहारा देने की बात आती है, सहारा तब तक देना है तब तक आपका इंटरेस्ट पैदा ना हो जाए। 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? देखिए इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं, बताते हैं आपको। भारोपी हो गया, ठीक है, भारोपी हो गया। दूसरा हो गया आपका, देखिए द्रविड़ हो गया। तीसरा हो गया, कभी कोई पूछ लेता है इनमें से कौन सा भाषा परिवार भारत का नहीं है? ऑस्ट्रिक हो गया। और फिर क्या हो गया चौथा? चीनी तिब्बती, ठीक है। सबसे ज्यादा नेटिव स्पीकर किसके हैं? तो सबसे ज्यादा नेटिव स्पीकर जो दोस्तों हैं देखिएगा वो भारतीय भाषा परिवार के कितने हैं? लगभग 75% है, ठीक है। द्रविड़ के कितने हैं? लगभग 25% है। अच्छा 80 की बात करेंगे 1.3% और बचा 1.7% किसका है? चीनी तिब्बती का है, ठीक है। तो ये आपको भारोपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, द्रविड़ कई बार पूछा गया है और चारों में से कभी-कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा भाषा परिवार भारत का नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप तैयार करके चलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। आर्य भाषा, हाँ आर्य भाषा भी कहा गया इसको। अरे हिंदी आर्य भाषा ही तो, हम आर्य की तो उत्पत्ति है, उसको हिंदी आर्य भाषा ही है, ठीक है। काल पे जाने से पहले काल किसी नेक्स्ट उसमें आपको बता देते हैं कि देखिए हिंदी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पूछते हैं बच्चे सर एक मिनट 10 मिनट ब्लैक, देखिए हिंदी में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? हिंदी में प्रत्यय की बात करें तो हिंदी में प्रत्यय से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया शुद्धिकरण, है ना। शुद्धिकरण जिस परिवार से आता है उसी में आता है अधिकरण। जिनको पता होगा बताइएगा कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा, यहाँ पे छोटी की मात्रा केवल से डिफरेंशिएट आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक पूछा जाता है, बता दूं आपको मैं, शुद्धिकरण हो गया और क्वेश्चन अधिकरण हो गया, क्वेश्चन और डालने लगे प्रत्यक्षीकरण। ये हाल ही में एसएससी का जो हमारा एनालिसिस आने वाला है उसको जरा गौर कीजिएगा। तो क्वेश्चन प्रत्यक्षीकरण क्यों इसमें बड़ी की मात्रा है, शुद्धिकरण में क्यों बड़ी की मात्रा थी और अधिकरण में क्यों छोटी की मात्रा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बात कर रहे थे, हाँ तो वो जो हिंदी में प्रत्यय लगा हुआ है हमारा, वो प्रत्यय कौन सा है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हिंदी में जो प्रत्यय है, पहले बताइए प्रत्यय है तो है कैसे, अभी बताते हैं आपको। है तो है कैसे, और अगर है तो वो कौन सा प्रत्यय है, और कौन सा प्रत्यय उसके बाद पूछा जाता है वो किस भाषा का प्रत्यय है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हिंदी जो शब्द आया है वो बना हुआ है हिंद धन इक से बना हुआ है,
बेसिक क्लास है, छोटी छोटी बातों करेंगे, आगे से स्टार्ट करेंगे, वर्डों से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही नई नवीन जानकारियां जो हिंदी के करंट अफेयर में पूछी जा रही है वो आपको देते रहेंगे। बुक्स वगैरह आप लोग तैयार करते रहे, करंट अफेयर वगैरह तैयार करते रहिए। वनडे एग्जाम की जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी आवाज जहां तक जा पा रही है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि दोस्त नौकरी ज्यादा जरूरी है, हर चीज से ज्यादा जरूरी है नौकरी। खाइए कम, पहनिए कम, सोइए कम, लेकिन पढ़िए ज्यादा। नौकरी ज्यादा जरूरी है, पहले नौकरी पाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हिंद धन इक से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए हिंद धन इक प्रत्यय, हिंद धन इक, तो इक क्या है? जो भी शब्द किसी शब्द के पीछे आकर उसकी विशेषता को बढ़ा दे, आगे आकर विशेषता को, तो आगे वाले को क्या कहते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग को इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। प्रत्यय की बात करेंगे तो क्या करेंगे उसको? इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जो पीछे आ जाए प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया शुद्धिकरण में, अगर आपको जानकारी हो तो बताइए शुद्धिकरण में कितने प्रत्यय आए हैं। एक क्वेश्चन मेरा और नोट करके बताइएगा कि समझदारी में कितने प्रत्यय आए हैं, ठीक है। तो क्या कितने प्रत्यय आ सकते हैं? मूल धातु जो बीच का पार्ट होता है, ठीक है, उसकी भी अपनी इंडिविजुअल मीनिंग होती है, ठीक है। भाषा, भाषधन आ, ठीक है। वैसे ही शुद्धिकरण, समझदारी, कितने प्रत्यय आए हैं, मूल धातु क्या है, मूल धातु के बाद प्रत्ययों की संख्या कितनी है, इस चीज को जरा कमेंट करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करिए दोस्तों तो कर दीजिए, इतनी कोताही मत कीजिए, ठीक है। सीखने के लिए प्रेरित रहिए। हिंदी धन इक, तो इक क्या है दोस्तों? ये आपका प्रत्यय है, हिंदी का प्रत्यय इक प्रत्यय है। और ये इक प्रत्यय जो बात आती है, इक प्रत्यय आया कहां से है? तो ये फारसी भाषा से आया है। बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉरी, फारसी से आया है, ये देखिए फारसी से आया है हमारा एक प्रत्यय, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हमारे हैं इसको आप लोग साथ में लेते चलेंगे और अपने दिमाग के अंदर तक जाने देंगे। अच्छा, इससे बिगाड़ नहीं रहा हूं, आगे बताना है कि हिंदी जो बनी हुई है वो हिंदी भाषा जो हिंदी की नहीं है, और ये जो प्रत्यय भी तो याद कर सकते हैं आप कि हिंदी जो हिंदी की नहीं, किसकी? फारसी भाषा की। किसने लिखा? सरफुद्दीन यज़दी ने 1424 में जफरनामा में दबारे हिंदी के रूप में हिंदी का वर्णन किया था। तो फारसी भाषा से आया है, तो इसमें प्रत्यय भी कौन सा लगा होगा? फारसी भाषा का लगा होगा। लेकिन कहीं कहीं पे देखिए सिंधु का संबंध संस्कृत के सिंधु से है, हिंदी का संबंध संस्कृत के सिंधु से है। सिंधु सभ्यता, अभी मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है। ये देखिए सिंधु, ये है सिंधु, ठीक है। अभी सिंधु से हिंदू कैसे हो गया, हिंदी कैसे हो गया, इस बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु, देखिए सिंधु से बना है आपका, सिंधु से है। देखिए जैसे भुवन बम को आप लोग देखते होंगे, चाकोफा बोलता है, बोलता है कि नहीं बोलता है? कमेंट करिएगा, चाकोफा बोलता है। और एक शब्द और उसको, ठीक है, उसी को कमेंट करिएगा। तो यहां पे भी है, देखिए जब उधर के लोग हैं वो हमारी भाषा हम हा को हा बोलते हैं, जैसे हम नमस्ते को नमस्ते बोलते हैं। वैसे जब ट्रंप साहब आए थे क्या बोलते? नमस्ते इंडिया, ठीक है। तो उनके और हमारे प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, उनके हमारे प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, तो बस और कुछ नहीं है। सिंधु को कैसे बोला गया, उनके प्रोनाउंसिएशन में अंतर। वो क्या करते थे? वो शा को हा में, सा को क्या पढ़ते थे? सा को, एक मिनट, सा को क्या पढ़ते हैं? सा को हा पढ़ते हैं, और धा को क्या पढ़ते हैं? डा पढ़ते हैं। धा को क्या पढ़ते हैं? डा पढ़ते हैं। देखिए ये सा को चेंज करेंगे, हा में सी ही हो जाएगा, ऊपर बिंदी लगी रहेगी, और ये धा होता तो क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। दो क्या हो जाएगा? दू हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा? सिंधु से हिंदू में चेंज हो गया। सिंधु से किसमें चेंज होगा दोस्तों? हिंदू में चेंज होगा। हिंदू आगे चलते चलते क्या हो गया? हिंदू हो गया, ठीक है, हिंदू हो गया। और हिंद आगे चलते चलते इसमें प्रत्यय लगा दिया फारस के लोगों ने, तो क्या हो जाएगा? ये हिंदी हो गया। क्या हो जाएगा? हिंदी हो गया। यही कॉन्सेप्ट है आपका, इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरेस्ट बनाने के लिए भाषा में ये सब चीजें पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है इसी पे प्रभाव पड़ता है हिंदू पे यूनानियों का।
ठीक है। जो हिंदू का अर्थ है, हिंदू वो जो हिंदी का अर्थ है, हिंदी और इंडिया में कोई अंतर है नहीं। यूनानी शब्द में एक शब्द था इंडिका, ठीक है। जब इस पे क्या होता है, लैटिन का प्रभाव पड़ता है, लैटिन का प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या हो जाती है, इंडिया हो जाती है, नहीं रहेगा इंडिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, ठीक है। लैटिन के बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या कर दिया, देखिए सब प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक बोल लीजिए या अपनी प्रोनाउंसिएशन का तरीका, ब्रिटिश एसेंट देख लीजिए, कलर को 5 अक्षर में लिखते हैं और वही इंग्लिश वाले आते हैं, अमेरिकन एसेंट वाले उसको 6 अक्षरों में लिखते हैं, कलर ओ के बाद यू बढ़ा देते हैं। तो ये सब प्रोनाउंसिएशन के तरीके हैं अपने। अंग्रेजी आई तो इसने इंडिया को क्या बना दिया, इंडिया बना दिया, ठीक है। आया कहां से, आया कहां से, इंडिया से आया, क्या बना, इंडिया बना, और फिर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इंडिया कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, लेकिन आप इस क्लास को देखिएगा जरूर, इसके डाटा को अपने कापियों में लिखिएगा जरूर, और दोस्तों देखिए पढ़ते रहिए, पढ़ना ही इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्यों है ये, आपको जब आप करेंगे हमारे समझाने से, देखिए मैं ये जानता हूं कि आउटर मोटिवेशन से ज्यादा आदमी को इनर मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर उसके वाई क्लियर है तो सही है, और वाई के पीछे भी आपका वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वाई के पीछे, तो आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते में हैं। और हमारा संस्थान देखिए 6 वर्षों से लगातार सिलेक्शन, आपको 1000+ सिलेक्शन हमने दिए हैं, और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जोड़ सकते हैं आप। जिस तरह हम ऑनलाइन का प्रचार प्रसार इस समय तेजी से हो रहा है, देखिए ऑनलाइन में हम लोग इसलिए अभी एडवांस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमें जानते हैं कि ऑनलाइन में टीचर क्या ही दे रहा है। जो शिक्षक और शिक्षक का मतलब है, ये सोचिए आपने देखा होगा कि जितनी नई शिक्षा नीति, वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि बच्चों को घर पे रहने दीजिए, बच्चों को घर पे रहने दीजिए, उनको फोन से पढ़ाई। अच्छा सबके पास में फोन है, माता पिता फोन तो ले ही देंगे, तो क्यों नहीं नेट 2020 आप भी कह रही है कि बच्चों को फोन दे दिए, घर पे बैठ के पढ़ाई। क्यों उतना मशक्कत करके एक बच्चा 6 बजे उठता है, उसकी माँ 4 बजे उठती है अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए। तो बात ये है दोस्तों, बात ये है, ठीक है। तो वही है कि वो आपको माहौल नहीं मिल पाता है ऑनलाइन में, वो माहौल नहीं मिल सकता है। आप अपने घर पे बैठने के आप अपने आप को तुर्राम खां समझे कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, सिलेक्शन तो मेरा ही होना है, क्योंकि आपने समाज नहीं देखा, क्योंकि आपका समाजीकरण नहीं हुआ इस क्षेत्र में, इसलिए सफलता से कहीं ना कहीं आप वंचित रह जाएंगे। तो आपको मार्गदर्शन की जरूरत कहीं ना कहीं आपको जो पूर्ति करेगी वो ऑफलाइन क्लासेस करेगी। और हमारा सपना है, हम सपना अपना 6 साल से पूरा भी कर रहे हैं कि हर एक घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए, हर एक घर में एक सरकारी नौकर होना चाहिए। इसी सपने के साथ में मैं अखिल सरकार आपसे विदा लेता हूं, और 2 शब्दों में अपनी बात कहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और चलो ऐसा कि निशान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई, ये जिंदगी हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। इसी के साथ मैं अखिल सरकार आपसे विदा लेता हूं, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।